मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत जानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्त मेरा कौन सा चैप्टर चल रहा था? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का आज 32वां लेक्चर है। ठीक है, 32। ओके, तो हमने कहाँ तक 31 तक डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, 32 में कौन सा आज क्या रहेगा? तो 32 में हम 275 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा? 275 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं 275 नंबर क्वेश्चन क्या है। 200 के सम क्या 200 के 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है कि 200 के सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या कि 200 की सम गुणनखंडों की संख्या। तो पहले हमें ज्ञात करना होगा कि 200 के कितने फैक्टर होते हैं, 200 के फैक्टर क्या क्या हैं। तो हमने क्या 200 इसके पिछली कक्षा में बताया था कि 200 के फैक्टर कौन कौन से हैं। 200 के फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू क्या बताया था कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ओके, ये हुआ 200 का फैक्टर। ठीक है मेरे भाई, टोटल फैक्टर कितना बताया था मैंने? तो टोटल फैक्टर आप बोलेंगे कि टोटल फैक्टर क्या बताए थे? टोटल फैक्टर 12 होते हैं। कितने? 12। क्योंकि देखिए एक यहाँ बढ़ाएंगे 3 से 4 होगा, एक यहाँ बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, तो 4 तियां 12। टोटल फैक्टर कितना आएगा? तो 12 आएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, तो 12 आएगा। ठीक, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है कि 200 के सम गुणनखंडों की संख्या बताना है, इवेंट फैक्टर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई रहेगा तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या हमेशा सम होगी। क्या कि अगर किसी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई है तो वो संख्या क्या होगी? हमेशा इवेन नंबर होगी। क्या? इवेन नंबर होगी। ठीक है, क्या? इवेन नंबर। तो इवेन फैक्टर हमें बताना है। ठीक है प्यारे दोस्त, क्या बताना है? इवेंट फैक्टर बताना है। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है? हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें 2 एक बाहर निकाल लेते हैं। 2, अब यहाँ क्या बचे? 2 की पावर 2 इंटू 5 में हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमें 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं? अब हम इसके पावर में 1 बढ़ा के और इसके पावर में 1 बढ़ा देंगे। तो क्या, अगर इसके पावर में 1 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 में अगर 1 बढ़ाएंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9। तो 9 सम इवेंट फैक्टर्स होंगे। कितने? 9 इवेंट फैक्टर्स होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया निकालने का। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि 200 किस किस संख्या से डिवाइड होगा? पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 4 से होगा, 5 से भी होगा। 5 से होगा कि नहीं? हाँ, 5 से होगा, 8 से होगा, 10 से होगा, 8 से, 10 से, 20 से। मेरे प्यारे दोस्त 20 के बाद किससे डिवाइड होगा? तो 20 के बाद डायरेक्टली 25 से डिवाइड होगा, 25 से, फिर 40 से डिवाइड होगा। 40 के बाद किससे डिवाइड होगा? तो 40 के बाद 50 से, फिर 100 से, फिर 200 से डिवाइड होगा। 40 के बाद 50 से डिवाइड होगा, फिर 100 से डिवाइड होगा, फिर 200 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कौन कौन से इवेन नंबर्स है, कौन कौन सा इवेन नंबर सम संख्या है। तो देखिए पहला तो 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 20, फिर 40, फिर 50 हो गया, फिर 100 हो गया, फिर 200 इवेन नंबर्स हो गए। कितने संख्याएं हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 क्या है? 9 इवेन नंबर हैं। क्या? 9 सम संख्याएं, 9 इवेन संख्याएं हैं। तो ऑड कितनी होंगी? तो ऑड होंगे 3 ऑड संख्याएं होंगी।
क्या 3 विषम संख्याएं हैं और 3 विषम संख्याएं हैं और 9 सम संख्याएं हैं। ओके प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसका राइट जवाब क्या होगा कि 200 के सम गुणनखंडों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। मेरे प्यारे दोस्त, 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है। बताइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है मेरे प्यारे दोस्त, बताइए बताइए बताइए। 200 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है। भैया 200 के फैक्टर कितने थे? 200 के फैक्टर क्या थे कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये था 200 का फैक्टर ये था कि नहीं? हाँ, 200 का फैक्टर ये था। फिर तो मेरे प्यारे दोस्त, तो हम ऐसे सिचुएशन में जब हमसे विषम संख्याएं पूछे तो हम क्या करते हैं, सम संख्या में कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। सम संख्याओं में कोई छेड़खानी नहीं करते, हम डायरेक्टली जो विषम संख्याएं होंगी उसके घात में 1 बढ़ा देंगे, वही क्या हो जाएगी, मेरी विषम संख्याएं। तो 2 में 1 बढ़ाएं तो 2 1 कितना हो गया? 3। 3 क्या है मेरी? वो विषम संख्या है। ठीक है, तो ये इसका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न अगला प्रश्न क्या है, 200 के कितने गुणनखंड 10 के गुणज हैं? मेरे प्यारे दोस्त बताइए, 200 के कितने गुणनखंड हैं जो 10 के गुणज हैं? बताइए क्या पूछ रहा है, पहले ध्यान से पढ़िए। 200 के कितने गुणनखंड 10 के मल्टी, तो भैया हमसे पूछ क्या रहा है, मल्टीपल ऑफ 10 कि 10 के गुणज क्या होंगे। तो बताइए, देखिए पहले तो 1 से डिवाइड हुआ, 2 से हुआ था, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 8 से, फिर 10 से, 20 से, 25 से, फिर 40 से, 50 से, 100 से, फिर 200 से डिवाइड हुआ था कि नहीं? हाँ, ये इस संख्याओं से डिवाइड हुआ था। तो मेरे भाई, तो बताइए इसमें कौन कौन सी संख्या है? क्या 5 10 का मल्टीप्लाई? नहीं, 8 10 का, 10 10 का मल्टीप्लाई है, 20 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 100 है, फिर 200 है। ठीक, तो कितने फैक्टर हो गए टोटल? 6 फैक्टर हैं। कितने? 6 गुणनखंड ऐसे हैं जो 10 के मल्टीपल हैं। ठीक, ये हुआ। ये तो क्या हुआ, आसान भाषा, तो ये तो आप लिखिए। लेकिन मान लो इससे बड़ी कोई संख्या होगी, क्या इससे कोई बड़ी संख्या होगी तो उसको कैसे हम निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 का मल्टीपल। तो भैया अगर किसी संख्या में 10 का गुणा होगा, अगर किसी संख्या में 10 का गुणा रहेगा तो संख्या 10 का मल्टीपल रहेगा। तो ठीक, तो 200 का फैक्टर क्या था? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये था कि नहीं? हाँ, अब हम इसमें ऐसे दो संख्याएं का क्या करते हैं, बाहर लेते हैं कि वो 10 का मल्टीपल। भैया यहाँ एक क्या करिए, 1 2 बाहर ले लीजिए, इधर से 1 5 ले लीजिए, तो ये हो गया क्या, ये 10 का मल्टीपल हुआ कि नहीं? तो यहाँ क्या बच्चा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ओके प्यारे दोस्त, ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे सिचुएशन में इसके पावर में 1 बढ़ा देते हैं और इसके पावर में 1 बढ़ा देते हैं। तो 2 से क्या हुआ 3 इंटू 1 से क्या हुआ 2, 3 दूनी 6, क्या 6 फैक्टर हो गया कि नहीं? 6 फैक्टर हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या इसका, ए सही जवाब होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट कि 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। क्या पूछ रहा है कि 200 के कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? बताइए भैया दोस्त क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा। तो ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले 200 के क्या गुणनखंड, 200 किस किस संख्या से डिवाइड रहेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 8 से, 10 से, फिर 20 से, फिर क्या 25 से डिवाइड था, फिर 40 से,
फिर 50 से, 50 के बाद किससे डिवाइड था मेरे प्यारे दोस्त, फिर 100 से डिवाइड, फिर 200 से डिवाइड था कि नहीं। हाँ, तो भैया इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग, क्या पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर। अब बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो आप बोलेंगे कि भैया कि एक, एक का स्क्वायर करेंगे एक रहेगा, फिर दो का स्क्वायर होगा नहीं, फिर क्या ये दो का स्क्वायर 4, उसके बाद 5 क्या पूर्ण वर्ग नहीं 8, फिर 10 20 25, क्या फिर 25 का है, 25 5 का स्क्वायर है, फिर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, फिर 100 10 का स्क्वायर है। उसके सिवा आपको कोई संख्या दिख रही है जो पूर्ण वर्ग है क्या, इन संख्याओं में आपको कोई पूर्ण संख्याएं दिख रही है, इन चारों के अलावा, इन चारों के अलावा कोई पूर्ण संख्याएं दिख रही हैं कि नहीं। आप बोलेंगे नहीं, तो कितने टोटल हो गए, तो 4 फैक्टर्स हो गए, कितने 4 फैक्टर्स हुए, कितने हुए 4 फैक्टर्स। भैया ये तो क्या हुआ, ये तो भाई छोटी संख्या थी, तो हमने लिख करके ज्ञात कर लिया। अगर बड़ी संख्या आ जाए, अगर क्या हो जाए, बड़ी संख्या आ जाए तो हम ज्ञात करते हैं कैसे, 200 के फैक्टर क्या क्या थे, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ठीक, तो जब क्या बड़ी संख्याएं 200 से ज्यादा संख्या आ जाए जो हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसमें हम क्या एक क्या मेथड लगाते हैं कि जितने क्या परफेक्ट स्क्वायर, क्या कि जितने फैक्टर्स हों, जितने फैक्टर्स हैं उनके पावर में, जैसे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो उनके पावर में हम क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 का भाग देंगे। ठीक, ओके प्यारे दोस्त, तो 2 का भाग, जब हम 2 का 3 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। अगर 2 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, एक बार जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, आइए बात करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद उस जो जितनी संख्या में भाग जा रही है, जितनी बार भाग जा रही है, तो एक बार भाग गया एक, फिर यहाँ एक बार गया, फिर हम दोनों में क्या करते हैं, एक एक संख्या ऐड कर देते हैं, क्या एक एक संख्याएं ऐड कर देते हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक एक 2 हो गया, यहाँ एक एक 2 हो गया, तो टोटल कितने फैक्टर निकल के आए, तो 4 फैक्टर आ गए। कितने टोटल, कितने 4 फैक्टर्स। देखिए इसमें क्या था, इसमें जब स्क्वायर पूछे, क्या जब स्क्वायर पूछे, क्या जब स्क्वायर पूछे तो उस पर क्या करिए, फैक्टर जितने फैक्टर्स हैं उसके पावर में क्या करिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके पावर में 2 का भाग दे दीजिएगा। कितना, 2 का भाग। फिर उसके बाद जो भागफल आए, जो भागफल आए, ठीक है प्यारे दोस्त, जो भागफल आए उसमें क्या करिएगा, एक ऐड कर दीजिएगा। क्या एक ऐड कर दीजिएगा, मेरा क्या निकल के आएगा भैया, वो इस परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा, पूर्ण वर्ग निकल के आ जाएगा। ये रहा एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन हैं, क्या 200 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। तो देखिए 200 के कितने, अब हमसे पूछ क्या रहा है, परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है। क्या परफेक्ट क्यूब, भैया आपकी क्या पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम फिर देखिए जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर निकाले थे, सेम हूबहू कॉपी, सेम टू क्या, सेम टू सेम एकदम वैसे ही करना है। अब हम 200 का क्या करेंगे, 200 का परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो 200 का इंटू 5 की पावर 2। ठीक, तो अब की पूछ रहा है परफेक्ट क्यूब, तो भैया हम 3 से डिवाइड करेंगे। क्या 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए जब हम 3 से 3 में डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, यहाँ तो जा ही नहीं रहा, तो यहाँ 0 बार, क्या यहाँ तो जा ही नहीं रहा, तो क्या यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है भैया। तो क्या करेंगे, अब हम जितनी बार भाग जाएं, क्या जितनी बार भाग जाएं उसमें एक ऐड कर देंगे, तो कितनी बार, 2। कितने पूर्ण घन थे भैया, उस संख्या में 2 पूर्ण घन थे। जब क्यूब पूछे आपसे, क्या
जब आपसे क्यूब पूछे तो उसमें क्या करिए आप 3 से डिवाइड, उसके घात में क्या करिएगा 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, आइए तो उसमें कौन सी ऐसी दो संख्याएं थी जो पूर्ण घन थी। तो देखिए भैया, पहली संख्या जो थी 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, दूसरी कौन संख्या थी तो वो 8 थी। 8 किसका घन होता है तो 2 का घन होता है। ठीक है, यही दो संख्याएं थी जो क्या है वो 200 के गुणनखंड के पूर्ण घन हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि 200 के क्या करना है, 200 के कितने गुणनखंड व्युत्क्रमों के गुणनखंड ज्ञात करना है। बताइए, व्युत्क्रमों का गुणनखंड बताइए भैया। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स, क्या क्या पूछ रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर्स। ठीक है, तो भैया 200 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों के योग ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा, बताइए बताइए मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा। तो जिससे 200 के सभी सम, तो एक एक का क्या होगा 1 होगा, प्लस 1/2 होगा, प्लस 1/4 था, फिर प्लस क्या था 1/5, डॉट 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 डॉट, इसी तरह 1/200। तो क्या 1/200 का योग ज्ञात करना है। तो बताइए भैया क्या होगा। भैया मैं इसका आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्या एक छोटा सा फार्मूला बताता हूं, क्या एक छोटा सा फार्मूला। तो व्युत्क्रमों का योग, फार्मूला लिख लीजिएगा आप, व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू, क्या व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू गुणनखंडों का योग अपॉन गुणनखंडों का योग बटे क्या, तो गुणनखंडों का योग अपन टोटल योग, क्या टोटल संख्या, ठीक है। तो क्या व्युत्क्रमों का योग सम ऑफ रेसिप्रोकल उस इक्वल टू गुणनखंडों का योग सम ऑफ फैक्टर्स अपॉन नंबर्स। ठीक, तो भैया मैंने क्या इसके पिछली सवाल में, क्या इसके अगली क्लास में हमने 200 के गुणनखंडों का योग ज्ञात किया था, क्या 200 के गुणनखंडों का योग ज्ञात किया था। तो उसका आंसर क्या आया था, उसका जवाब क्या आया था मेरे प्यारे दोस्त। तो उसका जवाब आप बोलेंगे प्यार से भैया कि उसका जवाब 465 आया था। अगर जिस व्यक्ति को, किसी भी भाई को अगर ये 465 ना समझ में आ रहा होगा तो जाकर के पिछली कक्षा को देख लेगा, तो वहां से पता लग जाएगा कि 465 कैसे आया था, तो गुणनखंडों का योग कैसे आया था। भैया टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 200 है, 200 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 465 को 200 से भाग दे देते हैं। तो जब हम 200 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, बताइए कितनी बार जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। तो हम क्या करते हैं इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 9 45, 5 9 45, 1 बच गया, 5 3 15, 5 चौको 20, क्या 40। तो भैया 93/40 इसका क्या जवाब होगा, सही जवाब होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो 93/40, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी हल करते हैं। अब देखिए, अब अभी तक हमें क्या 200 की सीरीज चल रहे थे, अब हमें ज्ञात करना है क्या एक और 1920 के टोटल कि कितनी संख्याएं, कितने सवाल बन सकते हैं। जैसे 200 के सभी संख्याएं योग ज्ञात किया, व्युत्क्रम का योग, सम गुणनखंडों का योग, ये विषम गुणनखंडों का योग। तो अब क्या करना है, उसी प्रकार 1920 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो क्या फिर से बेसिक्स एक बार समझ लीजिएगा। अब 1920 का शुरू हो रहा है,
मेरे प्यारे दोस्त, आइए बात करते हैं कि 1920 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो डायरेक्टली पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1920 के टोटल फैक्टर्स निकालते हैं। क्या 1920 के फैक्टर निकालते हैं। भैया बताइए, क्या 1920 2 से डिवाइड होगा? हाँ, 2 9 18, 2 छंग 12, 960 हो गया। फिर 2 से डिवाइड होगा? हाँ, 2 चौके 8, 2 8 16। फिर क्या क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ठीक, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 120। क्या 2 छंग 12, 60 बार, 2 तिहाई 6, 30 बार, 2 15 में 30, ठीक, 3 बचे 15, 5 एक कम 5। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई कि 2 का अगर 1920 में भाग देंगे तो 960 आया। फिर 2 का 960 में भाग देंगे 480। इसी प्रकार जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक आप 2 से डिवाइड करते आइए। फिर उसके बाद 3 से चेक करिए, फिर 5 से, फिर 7 से, क्रम से चेक करना। ये नहीं कि पहले 1920 के 5 से काट दिए, फिर 3 से, फिर 2 से। तो ये सब गलत तरीका है। क्या करना, हमें सही तरीका, सही डायरेक्शन में सवाल को सॉल्व करना, तभी तो आपको क्या होगा, वो एकदम आसान भाषा पता लगेगी कि जब हमें एक सीढ़ी चढ़ के पहले न्यूनतम सीढ़ी चढ़ना, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, 1920 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। भैया मैंने आपको 200 में बताया था कि जब कुल गुणनखंड पूछे, जब कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो जितने पावर होते हैं उसमें एक एक बढ़ा करके, क्या उसमें एक एक बढ़ा करके उन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, क्या तो 32 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 32 इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1920 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। क्या 1920 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। भैया बताइए कि 1920 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। भैया तो 1920 के गुणनखंड कितने आए थे, तो 1920 के आप बोलेंगे कि 1920 के गुणनखंड 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो ये था 1920 का गुणनखंड। अब आपसे गुणनखंडों का योग पूछ रहा है। गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहली संख्या को 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, यहां तक लिखते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या करते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। भैया जितनी घात दी हैं उतनी बार हम संख्या लिखते हैं। फिर उसके बाद मेरे प्यारे दोस्त 5 की पावर 0, फिर 5 की पावर 1। अब हम क्या करते हैं, बताइए भैया, बताइए। अब 2 की पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा, प्लस 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 होगी, 2 की पावर 3 क्या होगी, 8 होगा, 2 की पावर 4 16, फिर 2 की पावर 5 32, फिर 2 की पावर 6 64, फिर 2 की पावर 7 कितना होगा, 128 होगा। ठीक है प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई गई। फिर उसके बाद यहाँ गुणे के चिन्ह, फिर 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 3 होगा। ठीक, उसके बाद 5 की पावर 0 1 होगा, प्लस 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 होगा। अब हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ करके आपस में गुणा कर देते हैं। क्या इन सभी संख्याओं को ऐड करके आपस में गुणा कर देंगे। जब हम इन संख्याओं को ऐड करेंगे 128 और 64 कितना होगा, देखिए 8 4 12 12, 8 4 12 12 2 14, 14 6 14 26, 20 8 28, 28 2 30 31। भैया ये क्या हो रहा है बताइए। तो भैया इसका आप डायरेक्टली आप इसको जोड़ लीजिएगा, इसका आंसर आएगा
पूरी संख्या को जोड़ेंगे तो 255 आएगा। उसके बाद फिर 3 1 4 होगा, फिर 4 5 1 6 हो जाएगा। तो 255 गुणे 4 गुणे 6, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 पंचे 120। तो लास्ट में किसकी जीरो आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट जवाब? 61 20 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहाँ तक बात समझ में आई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 1920 के समगुणनखंडों की संख्या बतानी है। भैया हमें क्या बतानी है? हमें तो 1920 के समगुणनखंडों की संख्या बतानी है। आप सबसे पहले हमें बताइए कि 1920 के फैक्टर्स क्या आए थे। 1920 के फैक्टर क्या आए थे? तो आप भैया बोलेंगे कि सर 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 होगा। ठीक, तो 1920 के समगुणनखंडों क्या तो फैक्टर्स क्या थे? 2 की पावर 7, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो भैया जिस संख्या में अगर किसी संख्या में 2 का मल्टीप्लाई हो तो वो संख्या हमेशा क्या होती है? सम होती है। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ 2 की पावर 7 है, 1 2 इससे बाहर ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब क्या करते हैं, पावर में क्या जितनी संख्याएं होती हैं उसके पावर में एक एक गुणा कर देते हैं, एक एक क्या बढ़ा देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 6 है तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 7 दूनी 14 दूनी 28। इसके टोटल फैक्टर्स इवन फैक्टर्स क्या होंगे? सम गुणनखंड कितने होंगे? तो 28 हो जाएंगे। कितने होंगे मेरे प्यारे भाई? 28 होंगे। ठीक है, देखिए जो संख्याएं हम बाहर लेंगे, जैसे 2 यहाँ बाहर ले, उसमें कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि भैया हमको पता करना है कि क्या कि सम संख्याएं कितनी, कि अगर किसी संख्या में 2 का गुणनखंड गुणा कर दिया जाए वो संख्या हमेशा सम होती हैं। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ इससे 2 एक बाहर ले लिया ताकि हमें पता लगे कि अंदर कितनी सम संख्याएं हैं। जब 6 से 1 7 हुआ, 1 से 2 होगा, 1 से 2 हुआ, 7 2 14 दूनी 28। टोटल सम संख्या कितनी आई? तो 28 आई। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अगला देखते हैं सवाल कि अगली सवाल क्या है कि 1920 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। भैया 1920 की गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। बताइए प्यारे दोस्त, तो मैंने आपको क्या 200 के विषम गुणनखंडों में बताया था कि कैसे करना है, कि जितनी सम संख्याएं हो उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते हैं। तो 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 ना, तो यही था कि नहीं फैक्टर्स? हाँ यही है। तो 2 की पावर 7 में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब हमें छेड़खानी करना है, अब हमें हेरा फेरा करना है किसमें? जो विषम संख्याएं होंगी। तो भैया इसके पावर में 1 बढ़ाइए, 1 से 1 बढ़ा 2 हो गया। इसके पावर में 1 बढ़ाइए, 1 से 1 बढ़ा 2 हो गया। तो 2 दूनी 4। ठीक, तो विषम गुणनखंड कितने होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 4 विषम गुणनखंड होंगे। आइए और देखते हैं और सवाल कि 1920 के कितने गुणनखंड 10 के मल्टीपल होंगे? मल्टीपल ऑफ 10। क्या पूछ रहा है? मल्टीपल ऑफ 10। ओके, क्या पूछ रहा है? मल्टीपल ऑफ 10, 10 के गुणनखंड। ओके प्यारे भाई, ये बात समझ में आई? हाँ, अब बताइए कि 10 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो भैया 1920 का फैक्टर क्या है निकल के आया था? आप बोलेंगे 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्त। मैं थोड़ा 2 मिनट का वेट कर लेता हूँ, आप लोग इसका जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। क्या होगा बताइए। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं कि भैया जिस संख्या में अगर किसी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई है तो वो संख्या हमेशा 10 का मल्टीपल होगा कि नहीं? अगर किसी संख्या में 10 का मल्टीपल है वो संख्या हमेशा 10 का मल्टीप्लाई होगा।
ठीक, तो इसमें हम क्या, इस संख्या में हम क्या करते हैं, 10 बना लेते हैं भैया। एक दो इससे उधार लेते हैं, किससे, एक दो इससे ले लेते हैं, 5 यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये 10 बन गया कि नहीं, हाँ 10 बन गया। यहाँ 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, अब 5 तो बचा नहीं भैया प्यारे दोस्त, 5 बचा कि नहीं, 5 तो कुछ बचा ही नहीं, 5 की पावर 0 हो गया। अब बताइए, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम बताइए कि देखिए यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे प्यारे भाई, 5 में कोई संख्या बची नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ 6 और यहाँ 1 है, तो हम इसके पावर में 1 बढ़ाते हैं और इसके पावर में 1, तो 7 हो गया। और 3 की पावर 1 है, तो यहाँ 3 की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, तो 7 दूनी 14 ऐसी संख्याएं हैं, 7 दूनी 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 10 के मल्टीपल हैं। क्या, जो 10 के मल्टीपल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके ठीक है भैया। आइए अगला प्रश्न कि 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे, 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो भैया आप सबसे पहले 1920 का देखिए यहाँ आपको क्या सीखने को मिला, यहाँ आपको ये सीखने को मिला मेरे प्यारे दोस्त कि देखिए एक संख्या है, क्या पहले हमने गुणनखंड निकाला, फिर उसका सम, उसका योग निकाला, फिर उसके सम का योग निकाला, फिर विषम का। देखिए क्रम बाई क्रम चल रहा है सवाल, क्योंकि अगर क्रम बाई क्रम चलेगा तो हमें क्या, मेरे जो पढ़ने की लय है, समझने का लय है, वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा क्रम बाई क्रम ही पढ़ना चाहिए। मैथ क्या होता है, जो गणित के सवाल होते हैं वो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में इंक्लूड होता है। अगर आप, ठीक है, आइए टाइम इन्वेस्ट न करते हुए 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। 1920 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 होंगे। तो मैंने भैया आपको बोला कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए उसके घात में 2, क्या उसके पावर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया पहले सबसे पहले यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करिए। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ क्या आया, 2 तियां 6, कितनी बार गया, तो 3 बार। यहाँ तो कुछ जा ही नहीं रहा, यहाँ भी नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब भैया प्यारे दोस्त, तो इसमें क्या करिए, एक ऐड कर दीजिए। क्या, जितनी संख्याएं होंगी जो भागफल निकल के आएगा उसमें एक ऐड कर दीजिएगा, वही क्या होगा, मेरा पूर्ण वर्ग। जितनी संख्याएं आएंगी वही क्या होगा, मेरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। ओके, बात यहाँ तक समझ में आई, हाँ ठीक है। आइए अगला प्रश्न, 1920 के कितने गुणनखंड पूर्ण घन होंगे। पूर्ण घन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पूर्ण घन के लिए परफेक्ट क्यूब के लिए मैंने आपको बताया कि जितना पावर होगा, क्या जितनी पावर होंगी उसमें हम क्या करते हैं, 3 का डिवाइड दे देते हैं, क्या 3 का भाग देते हैं। तो भैया 1920 का पूर्ण घन 1920 का फैक्टर क्या था, 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। ओके भाई, तो भैया देखिए यहाँ 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार गया, और 3 में से 1 जा, 3 से भाग देंगे, 1 से नहीं होगा, फिर 3 से भाग देंगे, 1 में क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो भैया क्या, यहाँ 2 भागफल आ गया अकेले। जब 2 भागफल आया उसमें हमें क्या करना था, 1 ऐड करना था। तो टोटल कितने पूर्ण घन निकल के आए, तो टोटल कितने पूर्ण घन निकल के आए, तो 3 पूर्ण घन होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, 1920 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। तो भैया 1920 के सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम बताइए क्या होगा, बताइए प्यारे दोस्त। मैंने आपको ये सवाल क्या किया, बता दिया था। बताइए प्यारे दोस्त, बताइए क्या होगा इसका जवाब, बताइए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, परफेक्ट रेसिप्रोकल, क्या कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो
क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का व्युत्क्रमों का योग इक्वल टू गुणनखंडों का योग। क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग अगर पूछे आपसे, आपको फार्मूला क्या मैंने बताया था कि गुणनखंडों का योग, क्या गुणनखंडों के योग अपान टोटल संख्याएं। गुणनखंडों का योग कितना था मेरे प्यारे दोस्त, 6120। क्या 6120। अगर आप देखिए अभी आप क्या, अगर 1920 का गुणनखंड नहीं निकाले होते, गुणनखंडों का योग नहीं निकाले होते, तो आपको क्या यहाँ डायरेक्टली पता लगता कि 6120 आया था कि नहीं। तो आपको यहाँ नहीं पता लगता कि 6120 क्या होगा, वो गुणनखंडों का योग होगा। टोटल संख्या कितनी है, 1920 होगी। अब इसे क्या करिए आप, काट पीट करिए, 0 से 0 हटाइए। अब देखिए किससे कटेगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्त किससे कटेगा, बताइए किससे कटेगा, बताइए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये तो 16 से कट रहा है ना। तो भैया 12 से काटिए इसको, किससे, 12 से, 12 पंचे 60, 12 एकम 12, 12 किससे, 12 एकम 12, 12 छंग 72। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, वो 51/16 क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। आइए और अगला प्रश्न भैया, आज क्या दूसरा टॉपिक आ गया। अब तो यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का, भैया ये तो जीपी यूपी आ गया, अब क्या किया जाए, अब सॉल्व किया जाएगा। अब थोड़ा सा क्या करिए, कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया जाए कि भैया कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। तो भैया मैंने आपको समांतर माध्य क्या किया था, पढ़ा दिया था। तो कितना, तो अर्थमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स और हार्मोनिक मीन्स, ये 3 माध्य होते हैं। कौन कौन से भैया, आप क्या उनसे, समांतर माध्य, समांतर माध्य, फिर उसके बाद गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, फिर उसके बाद भैया आप बोलेंगे हरात्मक माध्य। ठीक है, ये 3 इसके क्या होंगे, ये 3 होंगे क्या, ये 3 माध्य हैं। तो मैंने एक समांतर माध्य तो पढ़ लिया था, समांतर माध्य शायद क्या डिस्कशन हो चुका है। अब कौन कौन से पढ़ना है, गुणोत्तर माध्य और संहारात्मक माध्य, यही क्या नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद क्या, एक क्लास के बाद आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका शुरू होगा एलसीएम एचसीएफ। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक्स मीन। ठीक है, फिर और इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक, तीसरे को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मीन। ठीक है, मैंने शॉर्ट भाषा में लिख दिया, आप लोग क्या करिएगा, इसको आराम से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो और बताते हैं, और सवाल क्या कि इसके बाद क्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कि गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, आइए बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। ठीक, एक ऐसी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अनुपात अचर हो, क्या हो, अचर हो। गुणोत्तर श्रेणी का प्रत्येक पिछले पद में एक नियत अशून्य संख्या का गुणा करने से प्राप्त होता है। इस नियत संख्या को सार्व अनुपात कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, क्या जीपी का nवां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आइए डिस्कशन करते हैं कि जीपी का nवां पद निकालने का पर फार्मूला क्या होता है, जीपी का nवां पद निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो an इक्वल टू क्या, an इक्वल टू मेरे प्यारे भाई, an इक्वल टू क्या होगा, तो आर क्या, a इंटू आर पावर n-1 होगा, क्या होगा, a इंटू
आर की पावर n माइनस वन क्या होगा, इसका फार्मूला होगा। जहां ए क्या है भैया, जहां ए क्या है वो पहला पद है, ए क्या है वो पहला पद है, और आर क्या है वो सार्वा अनुपात है। ठीक है, सार्वा अनुपात। सार्वा अनुपात का मतलब कि जैसे कोई दो संख्या क्रम से कोई संख्या दी गई है, उसकी पिछली संख्या और पहली संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो मेरा क्या निकल के आता है, वो सार्वा अनुपात। ओके मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो गुणोत्तर, आइए देखते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक गुणोत्तर अनुक्रम क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए गुणोत्तर श्रेणी का सवाल क्या, पहले हम सवाल ना हल करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लेते हैं। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, इसको श्रेणी को अनुक्रम भी बोलते हैं। ओके भाई, तो देखिए जैसे a इंटू ए आर की पावर 2, ठीक ऐसे ही क्रम में दिया रहता है क्या, a की r पावर 3 डॉट 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 ऐसे ए आर की पावर n। ओके प्यारे भाई, तो क्या ए आर की पावर n माइनस वन। ओके, जहां ए क्या है मैंने आपको क्या बताया, ए क्या है वो पहला पद है, ए क्या है वो पहला पद है, आर क्या है वो सार्वानुपात है, आर क्या था, सार्वानुपात था। उसके बाद एन क्या है, पदों की संख्या, एन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, पदों की संख्या। ठीक है, एन क्या था, वो पदों की संख्या थी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, यहां तक बात समझ में आ गई है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जीपी का एनवा पद का फार्मूला क्या बताया था। जीपी का एनवा पद का फार्मूला बताइए दोस्त, क्या बताया, जीपी का गुरुत्व प्रोग्रेशन का, जीपी का एनवा पद, जीपी का एनवा पद मैंने आपको क्या बताया कि ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ओके, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ए एन को हम क्या, किसी, मैंने आपको यहाँ ए एन था, यहाँ ए एन था, ए एन को क्या एल से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे अगर आपसे जीपी के एनवा पद का योग पूछ ले, क्या जीपी के एनवा पद का योग, जीपी का एनवा पद का योग पूछे, क्या एस एन की वैल्यू पूछ ले, तो आप इसका फार्मूला क्या बताएंगे, बताइए। सम ऑफ एन टर्म इन जीपी, क्या सम ऑफ एन टर्म इन जीपी, जीपी के एनवें पदों का योग। तो आप बोलेंगे, क्या प्यार से बताएंगे भैया कि क्या होगा, एस एन इक्वल टू, बताइए प्यारे दोस्त, एस एन इक्वल टू ए इंटू क्या, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये तरह पहला फार्मूला। जब आर क्या हो, जब आर क्या हो, आर क्या हो एक से बड़ा हो, क्या जब आर क्या हो एक से बड़ा हो, किससे, एक से बड़ा हो, जब आर क्या हो एक से बड़ा हो। ठीक है, ये रहा पहला फार्मूला, ये तो पहला कॉन्सेप्ट था कि जब आर एक से बड़ा हो, ये रहेगा फार्मूला। अगर जब आर एक से छोटा होगा, क्या जब आर एक से छोटा होगा मेरे प्यारे दोस्त, उसका फार्मूला ए इंटू क्या आर वन माइनस आर की पावर एन, क्या होगा वन माइनस आर की पावर एन इक्वल टू वन माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका दूसरा फार्मूला। जब आर क्या हो, जब आर एक से छोटा हो, जब आर क्या हो एक से छोटा हो। ये टॉपिक आप क्या करिएगा, ये कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला आप अपने कॉपी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक, ठीक है भाई,
तो आपको बात समझ में आई। आज की क्लास क्या करते हैं कि थोड़ा सा दो चीज और सब है, मैं उसको डिस्कशन कर लेता हूं ताकि अगली क्लास में मैं डायरेक्ट आप लोग को सवाल बताऊं। तो जीपी के अनंत पदों का योग ज्ञात करना है। क्या जीपी के अनंत पदों का योग, जीपी के अनंत पदों का योग का फार्मूला जब आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे जीपी के अनंत पदों का योग क्या होगा, तो बताइए सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। क्या पूछे कि जीपी का इनफाइनाइट वैल्यू सम पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बताएंगे, बताइए। तो एस क्या, एस इनफाइनाइट, एस क्या है, वो सम ऑफ क्या योग है, क्या सम ऑफ इनफाइनाइट्स, अनंत पदों का योग। ठीक है, तो उसका फार्मूला ए अपान क्या, ए अपान 1 - r, क्या 1 - r। एक क्या हो, आर क्या हो, आर क्या हो, वो एक से छोटा हो। क्या हो भैया, एक क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी थोड़ा सा, क्या आर क्या हो, वो एक से, आर क्या हो, वो एक से छोटा हो। तो ये फार्मूला रहेगा। अगर आर एक से बड़ा हो, क्या अगर आर एक से बड़ा हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो आप क्या करिए, ए माइनस आर माइनस एक, ए अपान आर -1, ये रहेगा इसका दूसरा फार्मूला। अगर देखिए इसमें दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अगर आर एक से छोटा हो, अगर आर एक से छोटा हो तो उसका फार्मूला ए अपान 1 - r, अगर आर एक से बड़ा हो तो उसका फार्मूला ए अपान आर -1, जस्ट इसका विपरीत होगा। ठीक है, ये रहा तीसरा फार्मूला। भैया चौथा फार्मूला क्या है, चौथा फार्मूला ये है कि दो संख्याओं, क्या कि दो संख्या ए और बी का ज्यामितीय माध्य, क्या ज्योमेट्रिक मीन्स पूछे आपसे, क्या पूछ ले, ज्योमेट्रिक मीन्स पूछ ले उस सब्जेक्ट में, उस विषय में आप फार्मूला क्या बताएंगे। तो भैया जब क्या क्या बात पूछे कि दो संख्याएं हो, क्या अगर दो संख्याएं हैं, कि दो संख्याएं ए और बी का क्या पूछे, गुणोत्तर ज्यामितीय माध्य, क्या गुणोत्तर माध्य, ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य। ठीक, ओके, तो उस सब्जेक्ट में, उस विषय में आप बताएंगे कि उसका ज्योमेट्रिक मीन्स क्या होगा, जीएम इक्वल टू अंडर रूट ए बी, क्या होगा, जीएम इक्वल टू अंडर रूट ए बी, इसका ज्योमेट्रिक मीन्स बताएंगे। ठीक, ये रहा आपका चौथा फार्मूला। चौथा क्या, यहाँ चौथा था, ये आपका पांचवा फार्मूला है मेरे प्यारे दोस्त। तो ठीक है, और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हों, ओके ठीक है, तो क्या किया जाए, आगे की सवाल भी किया जाए, बताइए। हाँ सॉल्व करते हैं ताकि ये पीडीएफ क्या हो, ये कॉन्सेप्ट क्या हो, वो खत्म हो जाए मेरे प्यारे दोस्त। बस हमको 2 मिनट टाइम दीजिएगा, मैं आपको ये सवाल सॉल्व करा देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है भैया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो सवाल क्या है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 हो तथा सर्वानुपात 3 हो, उस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा। तो दोस्त आज मन नहीं कर रहा है, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। इसमें और कुछ बताना है आपको, बहुत बेसिक से समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से क्लास क्या करेंगे वो इंक्लूड कर कल किया जाएगा।
तो गुणोत्तर श्रेणी से कल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको यहाँ तक फार्मूला और मूला तो बता दिया, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है, इसके बारे में अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ताकि उन लोगों को पता लगे कि यूपीएसआई की तैयारी कराई जाए। और अभी तक आप लोग यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भरे हों तो फॉर्म जाके भर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट बहुत जल्द आने वाली है। ठीक, 11 सितंबर याद रखिएगा, वो लास्ट डेट है। ठीक है, अगर ये मौका आपसे छूट गया तो समझ लो फिर भाई आप पता नहीं कब मौका मिले, क्योंकि हर 4 साल पे वैकेंसी आ रही है। भैया 4 साल बाद तो आएगी, 4 साल के बाद आपका एज रहे या ना रहे, ये आपकी किस्मत के ऊपर है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।